हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुरस्कार क्लासेज। और आज के इस वीडियो में गुप्त साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में डिस्कस किया था। जिन स्टूडेंट ने उस वीडियो को नहीं देखा है उसे भी देख ले। और सबसे पहले गुप्त साम्राज्य की हिस्ट्री को समझते हैं। जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ उसके बाद छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। हिंद, यूनानी, शक, कुषाण भारत में प्रयास किए, लेकिन यह विशाल साम्राज्य के रूप में नहीं उभरे। भारत में विशाल साम्राज्य के रूप में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ, जो तीसरी शताब्दी के अंत में हुआ। और यह प्रयाग के निकट कौशाम्बी से शुरुआत हुआ था। यहाँ प्रयाग मैप में आप लोग देख रहे हैं, प्रयाग के निकट कौशाम्बी से शुरुआत हुआ था। और गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दो प्रमुख राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ था, जैसे उत्तर और दक्षिण में कुषाण और सातवाहन। तीसरे शताब्दी के अंत में गुप्त वंश सत्ता में आई थी और गुप्त वंश को कुषाणों के सामंत के रूप में माना जाता है। और इतिहासकारों का यह मानना है कि जो गुप्त वंश के शासक थे वो वैश्य जाति के थे। गुप्त के साम्राज्य में उत्तर प्रदेश और बिहार प्रमुख रूप से शामिल थे। उत्तर प्रदेश का एरिया और बिहार का एरिया गुप्त साम्राज्य का प्रमुख था। और उनकी शक्ति का केंद्र जो था उज्जैन, यहाँ से उनका व्यापारिक केंद्र था। वो वैश्य जाति के माने जाते हैं और उनका व्यापार बहुत अच्छा था। इसलिए भारत में इतिहासकारों ने गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा था, क्योंकि इस समय कला, साहित्य, विज्ञान, औद्योगिक के क्षेत्र में विकास हुआ था। गुप्त साम्राज्य के जो राजा हुए उनके क्रम को देख लेते हैं, जैसे श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त और विष्णुगुप्त हुए। सबसे पहले जो हुए राजा श्रीगुप्त, सबसे अंतिम जो गुप्त साम्राज्य के राजा थे विष्णुगुप्त, और सबसे महान राजा का जो पहला महान शासक गुप्त साम्राज्य का हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम। और बीड़ा बजाते हुए शासक जिन्हें संगीत प्रेमी कहा जाता है समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। ये जो भी हमने अभी बताया वो सारे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इसे आप लोग कॉपी पे, नोटबुक पे ज़रूर लिख लें। नेक्स्ट अब देखते हैं कि श्रीगुप्त के बारे में जानते हैं कि श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी जो हुआ घटोत्कच हुआ था। और गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था, जो 320 ईस्वी में राज्यारोहण उनका हुआ था। और उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त जो थे गुप्त वंश के संस्थापक थे, लेकिन सबसे प्रथम महान शासक जो बना गुप्त वंश का चंद्रगुप्त प्रथम था। ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन चंद्रगुप्त प्रथम से पूछे जाते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त से ये क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, इसलिए गुप्त साम्राज्य में ये ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रखते हैं इनके बारे में। उनकी पत्नी जो शादी हुआ था लिच्छवी राजकुमारी जी थी, कुमार देवी से उनका विवाह हुआ था और उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इन्हें गुप्त साम्राज्य का पहला महान राजा माना जाता है। चंद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी हुआ वो समुद्रगुप्त हुआ और उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। बहुत ही भी आई है। इलाहाबाद अस्तंभ शिलालेख में इनकी उपलब्धियां का विस्तृत विवरण मिलता है, जहां पर इनके युद्ध और विजय की नीति जो थी उसके बारे में बताया गया है। और ये शिलालेख किसके द्वारा रचित है? हरिसेन द्वारा, और शुद्ध संस्कृत की भाषा में इसे रचित किया गया है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था, यानी गुप्त साम्राज्य वैष्णव धर्म के उपासक थे। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था और उन्हें सिक्कों का पर जो खुदाई में सिक्के प्राप्त हुए, इतिहासकारों ने उस पर देखा कि वीणा वादन का चित्र दिखाया गया है, इसलिए समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी भी बताया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ और उन्होंने विक्रमादित्य और सिंह विक्रम की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य और सिंह विक्रम की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। विक्रमादित्य का मतलब होता है सूर्य के समान शक्तिशाली,
उन्होंने सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के जारी किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के जारी किए थे। इनके शासनकाल के दौरान फाहियान भारत का दौरा किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल के दौरान आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में 9 रत्न थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यानपूर्वक समझें। और ये 9 रत्न के कारण ही इतिहासकारों ने गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम समय भी बताया है, क्योंकि इस समय ज्ञान, विज्ञान, कला, व्यापार भी सब चीज़ व्यापार में भी विकास हुआ था। जैसे कालिदास गुप्त काल में ही थे, वराहमिहिर जो गुप्त काल में थे, धन्वंतरि जो आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं, ये सारे लोग गुप्त काल के महत्वपूर्ण लोग हैं। कालिदास के बारे में जानते हैं, उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम उनकी रचना जो है दुनिया के 100 साहित्यिक जो कृति माना जाता है उसमें सर्वश्रेष्ठ में आती है। और पहली बार यूरोपीय भाषा में सबसे पहले भारतीय कोई कृति का अनुवाद किया गया था, अभिज्ञान शकुंतलम, जो कालिदास द्वारा लिखी गई है। अमर सिन्हा, इनका जो है संस्कृत का अमर कोश था, जिसमें समानार्थक शब्दों, पर्यायवाची शब्दों की शब्दावली का है। इसके 3 भाग हैं और इसका नाम त्रिकांड भी जाना जाता है। वराहमिहिर के बारे में जानते हैं, इन्होंने पंच सिद्धांतिका 5 खगोलीय प्रणालियों की रचना की। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और यह इनकी बृहद संहिता जो संस्कृत भाषा की एक महान कृति है। इन्होंने यह खगोल विज्ञान, ज्योतिष, भूगोल, वास्तुकला, मौसम, जानवर, विवाह और शकुन जैसे विभिन्न विषयों से संबंधित है। ज्योतिष शास्त्र पर एक मानक कार्य भी इन्हें जाना जाता है। धन्वंतरि इन्हें आयुर्वेद का जनक माना जाता है। धन्वंतरि जिन्हें आयुर्वेद का जनक माना जाता है। घटकरा मूर्तिकला, वास्तुकला में विशेषज्ञ थे। शंकु वास्तुकार और शिल्प शास्त्र के लिखा था। और वेताल भट्ट मंत्र शास्त्र के लेखक एक जादूगर थे। मेन इंपॉर्टेंट है कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरि। ये तीनों के बारे में आप लोग अच्छे तरह से समझ लीजिए। कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम जो यूरोपीय भाषा में सबसे पहले भारतीय कृति का अनुवाद हुआ था। और वराहमिहिर का पंच सिद्धांतिका 5 खगोलीय प्रणाली की रचना महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। बृहद संहिता ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्वंतरि को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। और उन्होंने कुमारगुप्त के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय की नींव कुमारगुप्त प्रथम ने रखी थी। और इनके शासनकाल के अंत में ही हुड़ों का आक्रमण जो शुरू हुआ, यह गुप्त काल के पतन का प्रमुख कारण था। अब कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त उनका उत्तराधिकारी हुआ, लेकिन हुड़ों का आक्रमण जो मध्य एशिया से आए हुए थे उनका आक्रमण प्रारंभ हो चुका था। तो उसके बाद गुप्त साम्राज्य पतन की ओर जाने लगा। और अंतिम गुप्त जो शासक हुए विष्णुगुप्त हुए। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त और अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त हुए और प्रथम गुप्त शासक श्रीगुप्त हुए। और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं गुप्त साम्राज्य का कि ग्राम समूह की छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, तो पेट कहा जाता है। गुप्त काल में ग्राम समूह की छोटी इकाई को पेट कहा जाता है। सिंचाई के लिए राहत या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहते हैं। इस तरह के ये जो पॉइंट हमने लिखे हैं उसे ध्यानपूर्वक समझें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। गुप्त काल में उज्जैन जो था, उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, जहाँ से ही पूरा व्यापार को कंट्रोल किया जाता था। गुप्त काल की जो राजकीय भाषा थी संस्कृत, और वो वैष्णव धर्म मानते थे। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपये का और सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। कालिदास की जो कृति है अभिज्ञान शकुंतलम,
राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा जी है इसमें। जो अभिज्ञान शकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है और यह संस्कृत भाषा में है। अब इससे आधारित हम लोग MCQ प्रश्न को करेंगे। ये सारे प्रश्न रेलवे, SSC या स्टेट एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। इन सारे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी श्रीगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी रामगुप्त। अगर ध्यानपूर्वक आपने इस क्लास को ध्यान से देखा है तो इसका आंसर आप लोग खुद कर रहे होंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम। जो गुप्त वंश का प्रथम महान शासक हुआ चंद्रगुप्त प्रथम, उन्हीं ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी अशोक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुप्त वंश का अंतिम स्वीकृत शासक था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी अशोक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काल को भारतीय इतिहास के स्वर्णिम काल के रूप में परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन ए मुगल, ऑप्शन बी मराठा, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी बौद्ध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुप्त। गुप्त काल में ही उद्योग, विज्ञान, कला का विकास बहुत अच्छे रूप से हुआ था। कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी गुप्त काल में ही थे। इसलिए भारतीय इतिहास ने स्वर्णिम काल के रूप में भारत के लिए इसे बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से बुलाया जाता था? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी टांका, ऑप्शन सी ड्रामा, ऑप्शन डी दिनार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दिनार। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार और चांदी के सिक्के को रुपये का कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी रामगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी श्रीगुप्त। कविराज समुद्रगुप्त को कहा जाता है क्योंकि जब इतिहासकारों को समुद्रगुप्त काल के सिक्के जो प्राप्त हुए उसमें बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया, इसलिए समुद्रगुप्त को कवि प्रेमी, कविराज, संगीत प्रेमी के उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन के कौन सा राजवंश हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी शुंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुप्त। गुप्त काल में ही हुड़ों का आक्रमण स्टार्ट हो गया था, जिसके कारण गुप्त साम्राज्य पतन की ओर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुप्त काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था? ऑप्शन ए कनौज, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी देवगिरी, ऑप्शन डी धार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उज्जैन। गुप्त काल का प्रमुख व्यापारिक केंद्र उज्जैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी भानुगुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भानुगुप्त। आज का ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पर इस क्लास पर कोई आपको क्यूरी है तो उसे ज़रूर लिखें और क्लास ये आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।